हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल। आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम यहाँ पे आपसे रीजनिंग या मैथ्स का कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करने आए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक पोस्टर पे लिखा है नो फार्मर्स नो फूड नो फ्यूचर। ये अपने आप में आज की स्थिति को और आज के हमारे टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। आप सभी जानते हो कि भाई आज के दिन किसान रोड के ऊपर है। ऐसा क्यों है? ये सभी ने न्यूज़ में सुन लिया होगा कि भाई किसान रोड पे, किसानों ने प्रोटेस्ट कर रखे हैं, रोड जाम कर रखे हैं, दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक ही स्टेट के नहीं, काफ़ी स्टेट से, जो दिल्ली के आसपास के लगते हुए स्टेट हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, एमपी, हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो भाई ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि भी किसानों को अपने खेतों को छोड़ के रोड पे आना पड़ा, जो कि उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, गेहूं की बिजाई करनी है। तो उस अपने इंपॉर्टेंट टाइम को छोड़ के रोड के ऊपर क्यों आए? ऐसी कोई ना कोई स्थिति तो हुई होगी। इसका मेन कारण क्या बताया जा रहा है कि भाई जो गवर्नमेंट ने 3 लॉ जो अमेंडमेंट किए हैं, जो 3 कानून बनाए हैं, जो जिसको किसानों ने बोला है कि भाई काला कानून। कौन सा कानून? काला कानून के नाम से पुकारा है। उसी के बारे में हम बात करेंगे कि भाई किसानों ने इन जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं या फिर जो लॉ लेके आए हैं गवर्नमेंट अभी, उनको काला कानून का नाम क्यों दिया गया है। इसमें ऐसी किसानों की क्या मजबूरी है कि वो इन लॉज को एक्सेप्ट नहीं करें, इन अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट क्यों नहीं करें। देखिए, हम हर चीज़ को 1 बाय 1 आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे कि भाई वो तीनों कानून कौन से हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि भी जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसके हिसाब से किसानों की ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जो वो उस कानून की जो पॉलिसीज हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे, और जो पॉलिसी बनाई गई है वो फिजिबल है या नहीं है, ग्राउंड लेवल पे फिजिबल है या नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसानों को हार्म तो नहीं कर रही, या फिर उनकी जो दयनीय स्थिति ऑलरेडी बनी हुई है उसके ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं डाल रही। हम हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि मैं खुद एक किसान पुत्र हूँ, एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अच्छे तरीके से जान सकता हूँ और आपको बता भी सकता हूँ, एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ कि भाई किसान क्या क्या चीज़ें फेस करता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ के अंदर फेस करता है। चलो भाई, अभी हम बढ़ते हैं पहले लॉ की तरफ, जो गवर्नमेंट ने अमेंड किया है, जो गवर्नमेंट लेके आई है अभी 2020 के अंदर, जून 2020 के अंदर अध्यादेश लाके इस कानून को लाया गया था, जो कि कोरोना काल में था। गवर्नमेंट ने बड़े ही अच्छे तरीके से अपने माइंड से खेलते हुए कोरोना काल में इस बिल को लेके आई, ताकि कोई प्रोटेस्ट भी ना हो और कोरोना के बहाने कोई ऊंची आवाज में भी ना बोले और उनसे कोई प्रश्न भी ना पूछे। ये बिल है क्या? आवश्यकता वस्तु विधेयक भंडारण नियम। मतलब कि चीज़ों को स्टोर करने का नियम जो होता था पहले, कि भाई ये लॉ कौन सा था, 1995 के अंदर हुआ था, उसका अमेंडमेंट किया गया है 2020 में, कि भाई उसके अंदर कुछ चीज़ें थी जो आवश्यकता की जो चीज़ें हैं, आप उसको बोल सकते हो कि भी जो रसोई की चीज़ें बोल सकते हो, या देसी भाषा में बात करूं तो जरूरी चीज़ें कौन सी? जो अपने खान पान की चीज़ें जो होती हैं, लाइक एज घी, गेहूं, पल्स, ऑयल सीड्स, जो ईडेबल तेल जो होता है, खाने वाला तेल होता है, पोटैटो हो गए, आलू हो गए, प्याज हो गए, इन सब को उस लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है कि भाई इसमें बोल दिया क्या गया है कि भाई आप इसको स्टोर कीजिए। तो इसको स्टोर करने का मतलब कि भाई सरकार को ये स्टोर क्यों किया, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिसी का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे, और जो फिजिबल है, जो ग्राउंड लेवल पे हो सकता है, वो भी देखेंगे भाई यहाँ से किसानों को क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई आप इन चीज़ों को स्टोर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अपने घर पे स्टोर कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप स्टोर करो, जिस टाइम उस चीज़ का प्राइस ज़्यादा हो जाए उस चीज़ को आप बेच सकते हो, उस टाइम उस चीज़ को आप बेच देना। जब प्राइस हाइक हो जाए, जब मूल्य बढ़ जाए, प्राइस हाइक हो जाए, प्राइस बढ़ जाए, उस टाइम आप उस चीज़ को बेच दीजिए, किसान को फायदा होगा। गवर्नमेंट ने तो ये तर्क दिया है, लेकिन फार्मर की तरफ से क्या तर्क है कि भाई हम फार्मर हैं, छोटे छोटे फार्मर हैं, हमारे पास इतने बड़े बड़े ऐसे स्टोर रूम्स नहीं है, हमारे पास इतने स्टोर नहीं है, हम खुद अपने पशुओं को पलियों के नीचे झोपड़ियों में रखते हैं, तो हम अपने अनाज को इतने टाइम के लिए कैसे स्टोर कर सकते हैं कि भाई हो सकता है मूल्य वृद्धि कब हो, 2 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, 8 महीने बाद हो, तो 8 महीने तक किसान उसको स्टोर नहीं कर सकता, और उस जो चीज़ें हैं, जो उनकी कमोडिटीज़ हैं, जो उनकी फसल है, उसको बेच के ही तो किसान अपने खर्चे निकालता है। अगर उसको ही नहीं बेचेगा तो खर्चे कहाँ से निकालेगा, पैसे कहाँ से लेके आएगा।
आई थिंक आप लोग ये चीजें समझ रहे होंगे। किसानों का सीधा सा विरोध है कि भाई स्टोर करने का, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई किसान स्टोर कर लीजिए, किसान स्टोर कर लेगा, जब प्राइस हाइक होगा तो वो ऑटोमेटिकली रेट बढ़ा देगा, रेट बढ़ेगा तो उसको मार्केट के अंदर उतार देगा। लेकिन किसान तो स्टोर नहीं कर सकते। अभी भी क्या करें, कौन स्टोर करेगा? जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, लाइक चिप्स वगैरह की जो कंपनियां हैं, कमोडिटीज हैं बड़ी बड़ी, हल्दीराम वगैरह हो गई, ये क्या करते हैं, अपने क्या रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स रखते हैं। जैसे कि आप दिल्ली का ही मान लीजिए, दिल्ली का कोई लेज का डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने क्या किया, लेज कंपनी से तो अपना सारा माल मंगवा लिया, लेकिन अपने स्टोर के अंदर क्या कर दिया, सारे का सारा स्टोर कर दिया। और जब प्राइस हाइक हुआ, प्राइस हाइक होगा उस टाइम उसको निकाल देगा। उससे पहले क्या बोलेगा कि भाई पीछे से ही माल नहीं आ रहा। समझ में आ रही ना चीजें? तो ऐसे ऐसे क्या होगा कि भाई किसानों का ही फिर से शोषण होगा, आम पब्लिक का शोषण होगा। किसानों का तो होगा ही होगा, क्योंकि उनको प्राइस तो वैसे भी नहीं मिलना, स्टोर वो वैसे भी नहीं कर सकते। उससे क्या होगा, जो जमाखोर हैं, जो स्टोरी हैं, जो स्टोर करते हैं चीजों को, वो उसकी ब्लैक बाजारी करेंगे और प्राइस बढ़ाएंगे उन चीजों का और फिर मार्केट में उतारेंगे। एक तो किसानों की ये डिमांड है कि भाई हमें ये वाली चीज वापस ली जाए कि भाई हम स्टोर नहीं कर सकते, तो क्यों ना कि भाई उसी चीज का प्राइस बढ़ा के गवर्नमेंट खरीद ले और किसानों को भी फायदा हो जाए। इसके पीछे गवर्नमेंट ने क्या तर्क दिया है कि भाई गवर्नमेंट ने अपना एक सेफ गार्ड भी रखा है कि भाई जो ये स्टोर करने वाली जो चीज है ना, जो स्टोर करने वाला सिस्टम है, ये तब तक लागू रहेगा जब तक किसी चीज का ऑप्टिमम प्राइस, कि भाई एक लिमिट तक प्राइस ना बढ़ जाए। जैसे कि आप दाल को ही मान लीजिए, आप दाल की ही बात करो, दाल का प्राइस अगर 250 रुपये, अगर मान के चले सरकार ने ऑप्टिमम प्राइस रखा है कि भाई 250 तक होगा, तब तक आप स्टोर कर सकते हो। 250 या उससे ऊपर जाएगा तो आपको वो क्या करना पड़ेगा, मार्केट में उतारना ही उतारना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई आप उस चीज को उस टाइम पे स्टोर से बाहर निकाल सकते हो, उस टाइम स्टोर नहीं कर सकते। या फिर कोई भी युद्ध के टाइम पे, या फिर कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे कि बाढ़ आ गई, या फिर कोई जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, ऐसी कोई बीमारी आ जाए, तो उस टाइम में, आपदा के टाइम में आप स्टोर नहीं कर सकते हो। बाकी आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन इसका किसानों को कोई फायदा नहीं है स्टोर का, क्योंकि किसान के घर तो छोटे छोटे होते हैं। वो अपने सामान को स्टोर कैसे करेंगे? अगर स्टोर करके किसान 8-9 महीने बाद बेचना भी चाहे तो वो अपने घर के खर्चे कहाँ से निकालेगा? बच्चों की फीस कहाँ से देगा? अपने बच्चों के या कहीं और जो घर के घरेलू खर्चे होते हैं वो कहाँ से निकालेगा? समझ रहे हो ना? इसमें क्या बोला गया है गवर्नमेंट की तरफ से, एक और देख लीजिए, एम टू रिमूव फियर्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स, कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट ये अमेंडमेंट इसलिए कर रही है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स आके किसानों की चीज़ों को खरीद के स्टोर करके फिर उनको मार्केट में उतार देती थी, तो उनके डर से किसान आज़ाद हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। किसान जब स्टोर ही नहीं कर सकता, स्टोर कौन करेगा? फिर से वही स्टोर करने वाले जो स्टोर होते हैं, कालाबाजारी करने वाले होते हैं। फाइनली फायदा तो उन्हीं को पहुंचा, स्टोर तो उन्हीं को करना है, स्टोर तो वही करेंगे, कालाबाजारी तो वही करेंगे। तो उन्हीं के डर से गवर्नमेंट ये विधेयक लेके आई थी, ये संशोधन लेके आई थी। लेकिन किसानों की अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें तो इसका कोई भी यूज नहीं है, यूजलेस है। ये कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर ही एक्स्ट्रा बर्डन है। अब आप ये देख लीजिए खाने पीने की चीज़ें, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हो कि भाई सारी की सारी दालें होगी या फिर फल फ्रूट हो गए, सब्जियां होगी, ये सारी की सारी चीज़ों को इनको उस लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है कि भाई आप उनको स्टोर कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे यही देख लीजिए कि भाई पोटैटो और ओनियन वगैरह है, इनको स्टोर करने के लिए तो क्या चाहिए आपको? एसी स्टोर चाहिए। क्या किसी किसान के पास एसी स्टोर होगा? क्या ये किसानों के साथ मजाक नहीं है गवर्नमेंट का? तो समझने की कोशिश करो। पॉलिसीज तो बना दी गई हैं, लेकिन वहां पे एनालाइज नहीं किया गया कि भाई क्या ये ग्राउंड लेवल पे फिजिबल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। देखिए, ये था अमेंडमेंट 1 जो एक विधेयक लेके आया गया। दूसरा देख लीजिए, दूसरे पे बात करते हैं। दूसरा है मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता, यानी कि फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। यहाँ पे क्या है, ये किसानों को बहुत डरा रहा है। जो ये बिल नंबर 2 है, ये किसानों को बहुत डरा रहा है। यहाँ पे इस बिल के अंदर क्या बोला गया है कि भाई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, लाइक एज आप बोल सकते हो कि भाई रिलायंस, टाटा, और भी कंपनियां होगी, जैसे हल्दीराम, या फिर आप बोल सकते हो लेज की कंपनी होगी, क्योंकि लेज की कंपनी को आलू चाहिए, हल्दीराम की कंपनी को बेसन चाहिए। टाटा भी इस चीज़ के अंदर उतरा है,
जो कमोडिटी मार्केट है उसके अंदर, रिलायंस का तो ऑलरेडी है। तो ये सारी की सारी ऐसी ऐसी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां हैं, वो सारी की सारी क्या करेंगी, मार्केट के अंदर आएंगी और किसानों के खेतों को क्या करेंगी, हायर करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेंगी। क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगी कि भाई हमें 1 साल 2 साल 3 साल के लिए आपके खेत चाहिए, हम खेती करेंगे और आप इतना पैसा ले लीजिए। वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। समझ रहे हो ना चीजें, कि भाई बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और वो आपके खेतों में काम करेंगी, किसान को क्या दे देंगी, पैसा दे देंगी, एग्रीमेंट बना देंगी और किसान साइड हो जाएगा। तो किसानों को यही डर है कि भाई जो बड़े किसान हैं, बड़े जो किसान जो हैं, देखिए गवर्नमेंट ने 2 दायरे फिक्स कर रखे हैं कि भाई एक तो क्या होता है, 2 हेक्टेयर तक का किसान और एक 2 हेक्टेयर से ज्यादा किसान। जो 2 हेक्टेयर तक का किसान है वो कौन सा किसान कहलाता है, छोटा किसान कहलाता है। और जो इससे ज्यादा की जमीन जिसके पास है वो क्या है, बड़ा किसान है। 2 हेक्टेयर वाला कितने परसेंट है, 70% किसान कितने हैं, 2 हेक्टेयर वाले, और जो बड़े हैं वो कितने हैं, 30% हैं। तो यहाँ पे जो छोटे किसान हैं, जो छोटे किसान हैं वो तो मर जाएंगे, उनके पास बेचारों के पास, अब अगर मान लीजिए किसी किसान के पास 1 एकड़ या 2 एकड़ है, 1 किला या 2 किला ही जमीन है, तो वो कैसे अपना काम चलाएगा। 1 किले 2 किले में काम करके कोई किसान, अगर मान लीजिए वो किसान अपनी जमीन को बादे पे देता है या फिर लीज पे देता है, एक किस्म से अगर मैं बुकिश लैंग्वेज की बात करूँ, लीज पे देता है, या फिर हमारी साइड में उसको बोला जाता है कि भी ठेके पे देना। अगर मान लीजिए 2 एकड़ जमीन का कोई जमींदार है, किसान है, उसने अपनी जमीन ठेके पे दी 1 साल के 30,000 रुपए पे, 3 एकड़ यानी कि 3 किले उसके हैं, तो 90,000 हुए। क्या मेरे को आप बता सकते हो कि भाई 90,000 में क्या पूरी लाइफ नहीं, 1 साल का खर्च निकल सकता है। आज के टाइम में एक नर्सरी के बच्चे की फीस 2.5-3 लाख रुपए है, तो एक परिवार का खर्चा निकलना तो बहुत बड़ी बात होगी। एक बच्चे की भी अगर स्कूल की फीस जाती होगी तो वो कहाँ से निकालेगा। क्या ये फिजिबल है, ग्राउंड लेवल पे ये चीजें उतर सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं उतर सकती। तो किसान इसके भी विरोध में है कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जा रही है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर हमें अपने ही खेत से क्या कर दिया जाएगा, दूर कर दिया जाएगा। बोलो भाई, चीज क्लियर है? यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, किसान को दूर कर दिया जाएगा। अब देखो भाई, यहाँ पे एक चीज और है, प्राइस बिफोर फार्मिंग। प्राइस बिफोर फार्मिंग इसी कानून के अंदर एक लॉ और है, इसी के अंदर एक सेक्शन और है कि भाई प्राइस बिफोर फार्मिंग। जैसे कि भाई लेज कंपनी आई, लेज कंपनी को क्या चाहते हैं, पोटैटो चाहिए, आलू चाहिए। वो क्या बोलोगे किसानों को आके कि भाई इतनी बड़ी कंपनी है तो कोई 1-2 एकड़ या 1-2 किसान की जमीन तो लेगी नहीं। वो क्या लेगी, पूरे का पूरा रकबा। रकबा मतलब कि पूरी एक तहसील की जमीन ले ली, या फिर आप बोल सकते हो कि भाई ब्लॉक, एक तहसील के अंदर 4-5 ब्लॉक होते हैं, एक ब्लॉक की जमीन पूरी की पूरी ठेके पे ले ली। और उसने क्या कर दिया, वहां पे साइन कर दिया कि भाई हम आपके आलू बोने से पहले ही, उसकी बिजाई करने से पहले ही उस कंपनी ने बोल दिया कि भाई हम 40 रुपए किलो पर केजी क्या कर लेंगे, आपसे आलू खरीद लेंगे, आप आलू की खेती कीजिए। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डर क्या है कि भाई यहाँ पे ना तो एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट ने लागू कर रखा है उसका फंडा रहेगा। हम क्या लेंगे, 40 रुपए पर केजी ही लेंगे। चाहे मार्केट के अंदर अगर आलू 60 रुपए केजी भी बिकेगा तो भी, अगर 60 रुपए केजी भी बिकेगा तो भी किसान को कितने में देना पड़ेगा, 40 में देना पड़ेगा। अगर 10 रुपए बिकेगा तो भी वो कंपनी कितने में खरीदेगी, 40 में खरीदेगी। यहां से अगर एक हाथ पे देखें तो किसान को हो रहा फायदा, अगर दूसरे के हाथ पे देखें तो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है कि भी अगर मान लीजिए कंपनी ने क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के आलू भिजवा दिए, सारे के सारे रकबे में, सारे की सारी पूरी की पूरी तहसील में किस चीज की बिजाई कर दी, आलू की बिजाई कर दी। ठीक है, आलू की बिजाई करने के बाद क्या हुआ, जब उसकी कटाई का टाइम हुआ, कंपनी ने मना कर दिया कि भाई क्वालिटी टेस्ट हुआ कि भाई आपके आलू सही नहीं है, तो हम आलू कहाँ लेंगे, तो फार्मर कहाँ जाएगा। समझ में आ रही ना बातें, कि भी अगर क्वालिटी के टाइम में रिजेक्ट कर दिया लोगों कि भी आपका आलू तो खराब है, हम नहीं खरीदेंगे, किसान कहाँ जाएगा। अगर कंपनी घोटाला घोषित कर देती है, कंपनी भाग जाती है, तो किसान उस आलू को कहाँ बेचेगा, कहाँ स्टोर करेगा। स्टोर करने के लिए तो किसानों के पास इतना रिसोर्सेज ही नहीं है, ऐसी स्टोर्स ही नहीं है कि भाई आलू या फिर जो अपनी ऐसी फसलें हैं उनको ऐसी स्टोर्स के अंदर स्टोर कर सके, ऐसी स्टोर की सुविधा ही नहीं है। तो ऐसी पोजीशन में क्या होगा कि किसान
बिल्कुल मर जाएगा। किसान के पास कुछ भी नहीं बचेगा, खाने पीने के लिए, अपना घर का खर्च चलाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसी कंडीशन से डर के किसान इसीलिए इस चीज़ का कह रहे हैं कि भाई हमारे जितनी कमाई हो रही है हमें होने दो, हम अपने आप बेच लेंगे। गवर्नमेंट का सिर्फ क्या है, एमएसपी है, उसको लागू रखो, आप अपने एमएसपी पे ध्यान दो, बाकी की चीज़ें हम पे छोड़ दो, हम अपने आप अपने खेतों की फसलों को क्या बोना है क्या नहीं बोना हम अपने आप कर लेंगे। समझ में आ रही ना कि भाई चीज़ें किसान किससे डर रहे हैं कि भाई इसकी जो पॉलिसीज हैं उनसे डर रहे हैं कि भाई कंपनी आई, कंपनी ने आलू भिजा दिए, प्राइस बढ़ गया, लेकिन लेगी किस में, 40 में ही लेगी। लेकिन दूसरे हाथ में देखें 10 रुपये हुआ तो लेगी 40 में ही। लेकिन अगर वो इतना डाउन में चली गई कंपनी तो क्या होगा, घोटाला भी तो कर सकती है, भाग भी तो सकती है, क्वालिटी टेस्ट के अंदर रिजेक्ट भी तो कर सकती है। तब किसान कहाँ जाएगा, किसान तो मर गया। अगर किसान मान लीजिए एक बार मर जाता है, अगर किसान की फसल एक बार डाउन चली जाती है तो वो बेचारा 3 साल पीछे चला जाता है। कितने ईयर बैक चला जाता है, 3 ईयर्स बैक चला जाता है। तो ऐसे ही अब देखो भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात हो रही थी, यहाँ पे तस्वीर में देख रहे होगे कि भाई आपको जमीनें दिखाई गई हैं और फसलों के साथ साथ कि भाई ऐसे पूरे की पूरी क्या करेंगी कंपनियां, जमीन को हायर कर लेंगी, एक किस्म से उसके ऊपर एग्रीमेंट कर लेंगे कि भाई आपकी जमीन है हमें दे दीजिए, ये वाली चीज़ बोनी है, हम इसको इस रेट में खरीदेंगे। अगर वहाँ पे कोई इशू हो जाता है, गवर्नमेंट ने ये भी सोचा कि भाई अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई इशू हुआ तो गवर्नमेंट ने एक लीगल कमीशन भी प्रोवाइड करवाया। लेकिन क्या बच्चे, लीगल कमीशन को देखते हुए जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई एक कमीशन भी रखा गया कि भाई अगर मान लो कोई कंपनी किसी किसान के साथ धोखा करती है या फिर वहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस को वॉयलेट करती है तो किसान उसमें क्या कर सकते हैं, जाके वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कंपनी के खिलाफ, वहाँ कंपनी के ऊपर हर्जाना लगेगा। मतलब समझ रहे हो ना। लेकिन आप मेरे को ये बता दीजिए कि भाई किसान है, किसान को एक प्रिंट आउट निकालने के लिए 15 से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कितने किलोमीटर, 15 से 20 किलोमीटर। गांव में तो प्रिंटर मिलते नहीं, अवेलेबल नहीं है, शहर में जाना पड़ता है। तो अगर एक प्रिंट आउट निकलवाने के लिए एक किसान को 4 से 5 घंटे देने पड़ते हैं। तो आप मेरे को ये बताइए कि अगर किसान को मान लीजिए वो कमीशन बैठा है, दिल्ली बैठा है, दिल्ली तक उसकी रिपोर्ट करने के लिए कौन आएगा, 10-12 दिन वैसे लग जाएंगे। और 10-12 दिन लग गए तो ऐसा तो है नहीं कि भाई रिपोर्ट दी और हाथों हाथ उसका पैसा मिल गया, बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि हमारे ऑलरेडी कोर्ट्स के अंदर केसेस चलते हैं, सालों साल चलते रहते हैं, ऐसे ही डिस्प्यूट चलते रहेंगे, बेचारा किसान फंसा रहेगा। तो उसमें किसान को क्या फायदा होगा, किसान के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। किसान के हाथ कुछ भी नहीं आएगा, किसान वहीं का वहीं रहेगा, अपनी पूरी साल की मेहनत भी खराब चली गई और उसके पास कर्जे के अंदर ही, कर्जे में ही डूबता रहेगा। अब देखो भाई यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था कि भाई जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनके थ्रू उस कॉन्ट्रैक्ट को करवाना चाहिए था। क्या करवाना चाहिए था, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करवाना चाहिए था, लाइक एज की ब्लॉक लेवल पे या फिर तहसील लेवल पे कोई इशू हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह कि भाई आपकी समस्याओं का निदान हाथों हाथ होगा। ये भी एक चीज़ें देखी जाती। लेकिन एक कमीशन बना दिया, वो उस चीज़ का फैसला कब करेगी कब ना करें, कितना टाइम लगेगा। लेकिन किसान को तो क्या चाहिए, सुबह शाम दोनों टाइम पैसे चाहिए। महीने में अगर मान लीजिए लड़की आ गया, लड़की के ससुराल को सामान लेके जाना है, उसके पैसे, समझ रहे हो ना। हर चीज़ हर दिन का खर्च है। और ये चीज़ें तो बहुत दूर की बात होगी, खेती के ऊपर ही लगा लीजिए। अगर कोई किसान खेती करता है तो उसका मान लीजिए उसका आउटपुट 100 रुपीज़ होता है, उस पे से 55 रुपीज़ तो 55 to 75 रुपीज़ तो पहले लगाने पड़ते हैं। और ये भी भरोसा नहीं कि भाई वो 100 रुपीज़ हैं वो उनके रिवर्ट बैक हो पाएंगे, कि भाई उनका उत्पादन पूरा हो पाएगा या फसल पक पाएगी। जब फसल पक के घर तक पहुंच जाती है, मंडी तक, इवन मंडी तक पहुंच जाती है, तब जाके शांति होती है कि भाई हमारा लगाया हुआ खर्चा, हमारी लगाई हुई मेहनत क्या होगी, सफल होगी और हमें कुछ आमदनी हुई, हमें कुछ इनकम हुई है। समझ में आई ना चीज़ें। तो क्या होता है कि भाई अगर मान लीजिए इसी चीज़ को, अगर ये वाली चीज़ जो है इसी को 3 साल तक 3 ईयर्स तक अगर लटकाए रखोगे तो किसान को क्या फायदा होगा, बेचारा मरी हालत में तो वैसे ही है, दयनीय स्थिति में तो हमारा किसान आज के अंदर वैसे ही है और भी दयनीय चला जाएगा। समझ में आ रही है चीज़ें। तो एक ये वाली इस चीज़ का भी बहुत बड़ा अपोज किया जा रहा है कि भाई ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इस अमेंडमेंट को भी वापस लिया जाए। अब देखो भाई यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक अच्छी चीज़ बोली है, प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर्स।
प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर्स मतलब कि यहाँ पे जो फार्मर्स की जमीन जो होगी, फार्मर्स की जमीन जो होगी, आप यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान से सोचिएगा, फार्मर्स की जमीन के बारे में बोला गया कि भाई उनकी जो लैंड है, उनकी जो जमीन है उसको कुड़की नहीं किया जाएगा, कि भाई कंपनी उनसे हर्जाना वगैरह क्या करेगी, उनकी जमीन को बेचकर या फिर उनकी जमीन की कुड़की करके नहीं करेगी। अगर भाई मेरे को एक सोचने वाली बात है, अगर मान लीजिए किसान की जमीन किसान ही उसमें उगा रहा, कंपनी ने बोला कि भाई हम आलू लेंगे, समझ में आ रही ना चीजें, तो भाई कंपनी कुड़की क्यों करने वाली, कहीं ना कहीं हिडन चीजें रखी गई हैं कि भाई उसमें क्या होगा कि भी अगर कंपनी का लॉस हो गया तो जमीन किसान से पैसे वापस लिए जाएंगे, तभी तो जमीन गवर्नमेंट ने ये रखा कि भाई किसान की जमीन कुड़की नहीं हो, कहीं ना कहीं मतलब खतरा है। समझ में आ रही चीजें कि भाई अगर किसान की जमीन की प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं क्या है, किसान को खतरा है किसान को खतरा है, तो किसान इस चीज को बांट रहे हैं और तभी इस अमेंडमेंट को भी वापस करने के लिए बोल रहे हैं, और इसीलिए इसको भी क्या बोला गया है, काला कानून बोला गया है। क्या बोला गया है, काला कानून बोला गया है। ठीक है, चलो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखो भाई, ये है मेन चीज, क्या है मेन चीज, ये आप देख लीजिए अमेंडमेंट नंबर तीसरा, जो तीसरा लॉ लेके आई थी गवर्नमेंट इस सीजन में, वो देख लीजिए। इसमें क्या है कि भी फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कंज्यूमर बिल, यानी कि कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक, कि भाई जो किसानों का उत्पादन होता है, किसानों का उत्पादन मतलब कि जो भी फसल होती है उसको कहाँ पे बेचना है, उसका रिवेन्यू कितना देना है, ये सारे की सारी चीजें इसके बारे में जो विधेयक लेके आ गया है उसमें देखिए। इसमें क्या बोला गया है कि भाई किसान ऑल ओवर इंडिया अपनी चीजों को सेल कर सकता है। पहले क्या करता था किसान, मंडी के अंदर करता था, मंडी के अंदर करता था समझ में आ रही चीजें, मंडी के अंदर करता था। मंडी को हम क्या बोलते हैं, एपीएमसी। एपीएमसी मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कमेटी मार्केट, जो आपके शहर में, आपके नियर बाई सिटी के अंदर हर जगह छोटी छोटी मंडियां लगी हुई हैं, उनको क्या किसके थ्रू आती हैं, वो एपीएमसी के अंदर आती हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया कि भाई आप इन मंडियों में भी ना बेचकर आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट में, ये देखिए यहाँ पे इस मैच के थ्रू बताया जा रहा है कि भाई पूरे ऑल ओवर इंडिया, अगर मान लीजिए हरियाणा का, राजस्थान का, कहीं का भी कोई फार्मर है, कोई किसान है, वो अपनी चीज को कहाँ बेच सकता है, बम्बई बेच सकता है, बम्बई बेच सकता है, वेस्ट बंगाल बेच सकता है, कर्नाटका बेच सकता है। ठीक है, किसके थ्रू, ट्रेडर्स के थ्रू या फिर ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू अपनी चीज को वहां पे बेच के वहां पे सेल कर सकता है, यहाँ पे कोई बंदिश नहीं होगी। ये वाली चीज तो गवर्नमेंट ने क्या कर दी, अच्छी कर दी कि भाई ऑल ओवर इंडिया किसान कहीं भी बेच सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये वाली चीज नहीं देखी कि भाई मंडी के अंदर, मंडी में जो होता था वहां पे गवर्नमेंट क्या देती थी, एमएसपी पे चीजों को खरीदती थी। वहां पे क्या होते हैं, आड़ती, मंडी के अंदर आपने देखा होगा आड़ती, ये क्या करते हैं, किसान के बीच और उनके खर्चों के बीच, जो किसान होते हैं और उनके खर्चे फसल के लगा लो, घर के लगा लो, या फिर फैमिली का कोई खर्च लगा लो, उनके बीच में आड़ती बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। वैसे तो आड़ती क्या करता है, 2 से 2.5% तक कमीशन लेता है। अगर मान लीजिए मार्केट में 100 रुपए की चीज अगर गवर्नमेंट खरीद रही है तो आड़ती सौ कितने में खरीदेगा, 98 या फिर 97 रुपीज में खरीदेगा। क्यों खरीदेगा ऐसा, क्योंकि वो क्या कह देते हैं, किसान को एक अश्योरिटी देते हैं कि भाई आप हमें ये चीज दे दीजिए, आप कभी भी पैसे ले लीजिए। ऐसे में किसान क्या करते हैं, आड़ती से फसल देने से पहले ही क्या करते हैं, फसल देने से पहले ही पैसे ले लेते हैं, वहां से बीज, खाद बीज वगैरह ले लिया, जब फसल जाएगी उस टाइम उन पैसों को कटवा देगा। अगर मान लीजिए किसान उनको ये चीजें ही नहीं देगा, अपनी फसल आड़ती तक ही नहीं पहुंचाएगा, तो आड़ती तो कोई पैसा नहीं देगा उनको, तो किसान अपना काम कैसे चलाएंगे। क्या गवर्नमेंट उनको अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर कर देगी कि भाई ये लीजिए आप खाद के पैसे, ये लीजिए बीज के पैसे, ये लीजिए दवाइयों के पैसे, ये लीजिए आपके घर के खर्चे के पैसे, और जब आपकी फसल आएगी हम उसमें से काट लेंगे। क्या सरकार ऐसा प्रोवाइड करवा सकती है, नहीं ना। तो ऐसे कौन प्रोवाइड करवा सकता है, सिर्फ और सिर्फ जो रिलायबल पर्सनस हैं और जिनका दिन रात का काम पड़ता है वही ये चीज़ें प्रोवाइड करवा सकते हैं, और वो कौन है, आड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ से बीच में से आड़ती को भी बीच में से निकाला गया। लेकिन गवर्नमेंट एक चीज़ और बोलती है कि भाई किसान, अगर मान लीजिए किसी किसान ने टमाटर ही बो रखे हैं, किसी किसान ने टमाटर की ही खेती कर रखी है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई आप उसको पर्सनली मार्केट में जाके बोलिए, सेल कीजिए। क्या किसान उसको मंडी के अंदर दुकान, वैसे तो दुकान कोई लगाने नहीं देगा 4-5 दिन के लिए, क्योंकि टमाटर की खेती में
ये ऐसे ही आती हैं। तो 4-5 दिन के लिए तो वैसे किसानों कोई दुकान लगाने नहीं देगा। वो क्या देखेगा कि भाई एक परमानेंट सेलर देखेगा कि भाई उसकी फसल वहाँ पे खड़े खड़े बिक जाए। तो वो किसके पास जाएगा, आड़ती के पास जाएगा, और आड़ती को वो क्या कर देगा, डायरेक्ट अगर मान लीजिए 100 रुपए की बिक रही है तो 97 या 98 में उसको बेच देगा। 3 रुपए कमीशन लिया आड़ती ने, कोई बात नहीं, लेकिन क्या है कि भाई किसान वहां से शांति से आ सकता है। अगर आप देखोगे एएमसी यहाँ पे एपीएमसी या फिर ऑल ओवर इंडिया की बात करें, गवर्नमेंट ने बोल तो दिया है कि भाई ऑल ओवर इंडिया किसान कहीं भी बेच सकता है, लेकिन बच्चों पता है क्या होता है, मैं खुद मंडियों के अंदर गया हूं, मैंने खुद मंडियों के अंदर देखा है। आज के दिन भी गवर्नमेंट ने वैसे बोल रखा कि भाई ऑनलाइन हम एमएसपी पे खरीदेंगे, आपको टोकन दे दिया जाएगा या फिर ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, एमएसपी पे खरीदेंगे। तो वहां पे होता क्या है, किसान मान लीजिए आज फसल लेके गया, क्या लेके गया, आज फसल लेके गया, 3 दिन तक मंडियों में ऐसे ही रोड के ऊपर फसल को उतार दिया जाता है, बिल्कुल एज इट इज रोड के ऊपर उतार दिया जाता है। ये फसलें क्या होती है, 3-3 4-4 दिन तक ऐसे ही पड़ी रहती हैं, बिल्कुल एकदम ऐसे ही पड़ी रहती हैं। उसको चाहे आवारा पशु आके खराब करें या फिर कोई इधर आंधी धूल के अंदर बारिश आए कुछ हो, गवर्नमेंट के कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन मरता है, किसान मरता है। अगर कोई एक दिन या एक आदमी अगर 3-4 दिन अपने घर से बाहर रहेगा तो उसके बेचारे के किसान आदमी है, उसके घर में पशु भी हैं, बच्चे भी संभालने हैं, परिवार भी संभालना है, खेती भी संभालनी है। अगर वो 3-4 दिन 5 दिन अगर ऐसे ही मंडियों में अपनी फसल बेचने के लिए धक्के खाता रहेगा तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, परेशान ही होगा, गरीबी और ही आएगी। तो इन चीज़ों को भी गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इन चीज़ों को नहीं देख रही, सिर्फ क्या कर रही है, पेपर वर्क कर रही है। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई हाँ हम खरीद लेंगे, लेकिन खरीदा तो नहीं जा रहा। गवर्नमेंट ने तो बोल दिया लेकिन खरीदा तो नहीं जा रहा। समझ में आ रही हैं चीजें। अब देखो भाई, आड़ती की जरूरत क्यों पड़ती है, आड़ती की किसान को जरूरत क्यों पड़ती है। अगर मान लीजिए कोई किसान है, उसको बीज की जरूरत पड़ी, वो क्या करेगा, आड़ती के पास जाएगा और बीज का पैकेट ले आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे बीज, ये देख लीजिए, अगर दवाई की जरूरत पड़ी आड़ती के पास जाएगा और दवाई का पैकेट ले आएगा। खाद की जरूरत पड़ी तो दवा खाद ले आएगा। लेकिन क्या होता है, आड़ती भी इंटरेस्ट लेता है, आड़ती भी क्या लेता है, फार्मर से इंटरेस्ट लेता है, लेकिन क्या है, टाइम पे उसको किसान को सामान तो मिल जाता है, अपने खेती बाड़ी के लिए, अपने घर के लिए पैसे मिल जाते हैं, खाने पीने का सामान के पैसे मिल जाते हैं, खाद बीज दवाई टाइम से मिल जाती है, चाहे वो फसल पे काट ले, फसल आए उस टाइम आड़ती काट ले इंटरेस्ट के साथ। लेकिन गांव में किसानों के पास कोई किसान इतना बड़ा नहीं होता कि भाई सारे के सारे किसानों की हेल्प कर सके, अपने आसपास के किसानों की हेल्प कर सके, क्योंकि सारे के सारे किसान क्या हैं, एक ही लेवल पे हैं, एक ही पोजीशन पे हैं, अगर हम उनकी आर्थिक लेवल से बात करें तो। समझ में आ रही ना। तो इसीलिए भी किसानों को ये डर सता रहा है कि भाई अगर हमने फसलें बाहर सेल कर दी तो हमारे ऑन टाइम पे कौन काम आएगा, इमरजेंसी में कौन काम आएगा। इसीलिए किसान बोल रहे हैं कि भाई इस कानून को भी वापस लिया जाए। चीजें समझ में आ रही ना। अब देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात है एमएसपी, जहां पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत बड़ा गेम प्ले कर रही है। और किसान भी बार बार बोल रहे हैं, आपने सुना होगा, न्यूज़ पे सुना होगा, किसान नेताओं के भाषण सुने होंगे कि भाई हमारा एमएसपी को बढ़ाओ, हमारा एमएसपी एज इट इज रखो। लेकिन गवर्नमेंट भी बोल रही है कि भाई आपके एमएसपी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा। एमएसपी होता क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कि भाई अब जैसे गेहूं है, गवर्नमेंट क्या बोल देगी कि भाई 20 रुपए पर केजी तो हम खरीदेंगे आपकी गेहूं। कितने, 20 रुपए पर केजी तो खरीदेंगे। उसके ऊपर अगर आपके कहीं बिकती हो तो आप बेच दीजिए, वरना 20 रुपए पर केजी में हमें दे दीजिए। लेकिन क्या होता है, एमएसपी तो गवर्नमेंट ने लगा दिया, लेकिन वो जो बिकने वाली चीजें, अगर मान लीजिए किसान को 4-5 दिन परेशान कर दिया जाएगा तो उसके बाद चाहे किसान की 18 भी सेल होगी तो वो तो भी क्या कर देगा, वहां पे किसी भी दलाल को बेच के आ जाएगा, इतना परेशान हो जाएगा। फाइनली वो सोचेगा कि भाई मेरी फसल खराब होने से अच्छा है कुछ पैसे तो आए। गवर्नमेंट की तो ये पॉलिसीज हैं कि भाई 20 रुपए लगा दिया, लेकिन खरीदेंगे नहीं, बस लगा दिया कि भाई हमारा काम चल रहा है, हमारा ये चल रहा है, हमारा वो चल रहा है। ठीक है। अब देखो भाई, कभी कभी यहाँ पे एमएसपी के थ्रू घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला एमएसपी के थ्रू भी हो जाता है। आपने देखा होगा कि भाई एमएसपी के लिए 24 फसलों को अभी तक गवर्नमेंट ने एमएसपी प्राइस दिया गया है, 24 फसलों को इस कैटेगरी में लेके आए हैं। लेकिन ये एमएसपी वगैरह कौन डिसाइड करता है, सीएसीपी क्या होती है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जो कि आपका एमएसपी वगैरह है
उस पर एक कमीशन बनाया गया है, वो आपके ये डिसाइड करता है कि भाई आपकी इस फसल पे कितनी कॉस्ट लगी है, इसका कितना प्राइस होना चाहिए, इसका कितना एमएसपी होना चाहिए। और इसी के अंडर में क्या काम करता है, एफसीआई। एफसीआई मतलब कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब देखो भाई यहाँ पे क्या गेम प्ले होता है। चलो गवर्नमेंट करती है वो तो करती है, लेकिन उसके नीचे वाले अधिकारियों की देख लीजिए। एफसीआई के आपने क्या देखे होंगे, बड़े बड़े स्टोर देखे होंगे। क्या देखे होंगे, बड़े बड़े स्टोर देखे होंगे जिनके अंदर अनाज को स्टोर किया जाता है। अब जैसे गेहूं सेल में या बेचने की बारी आई या बेचने का टाइम आया, उस टाइम क्या होगा, गवर्नमेंट की मंडियों में मंडियों के अंदर किसान अपनी फसल को लेके गए और वहां पे क्या बोल दिया जाता है, 3-4 दिन वेट करवाने के बाद किसानों को बोल दिया जाता है कि भाई स्टोर के अंदर जगह नहीं है। क्या नहीं है, स्टोर के अंदर जगह नहीं है, स्टोर क्या हो गए, फुल हो गए, आप अपनी क्या कर दीजिए, फसल को घर ले जाइए और बाद में जब हम उसका बंदोबस्त कर दें तब आप क्या करिए, उस चीज़ को सेल करने के लिए हम जरूर परचेज करेंगे। गवर्नमेंट भी उधर बोलती रहती है कि भी हमने इतने टन खरीद लिया, इतने टन का टारगेट है, इतने टन और खरीदेंगे, हमारे इतने स्टोर नए हैं। गवर्नमेंट उधर से क्रेडिट लेती रहती है और बिचौलिए क्या करते हैं, इधर से देखिए कैसे करते हैं। जब किसान को ये गवर्नमेंट वाले बोल देते हैं कि भाई आप अपना अनाज घर ले जाइए, बाद में परचेज करेंगे, तो किसान क्या करता है कि भाई 20 किलोमीटर दूर मंडी में लेके गया, उसका बेचारे का 1000-2000 रुपये तो लाने ले जाने का बिल, ट्रैक्टर का खर्च हो गया। 3-4 दिन रहा, कम से कम 4-5 हज़ार रुपये तो किसान का खर्चा वहीं पे हो गया। तो किसान क्या सोचता, परेशान होके कि भाई जितने में बिके उतने में बेच दीजिए, जितने में बिके उतने में बेच दीजिए। तो वहाँ पे क्या होते हैं, दलाल होते हैं। क्या होते हैं, दलाल होते हैं, बिचौलिए होते हैं, बिचौलिए होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो किसान बिचौलिए फिर किसान की फसल के ऊपर आके, जैसे 20 रुपये गेहूँ है तो उसके ऊपर 12, 13, 15 ऐसे प्राइस लगाएंगे और उन चीज़ों को खरीद लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर क्या करेंगे, एफसीआई के जो अधिकारी होते हैं, जो गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं, वो क्या करेंगे, उसी चीज़ को एमएसपी पे दिखा के अपने स्टोर में रख लेंगे और जो 20 और 15 का जो रेशियो, जो डिफरेंस था 5 रुपये पर केजी का, वो आपस में बांट लेंगे। वो दलाल और वो जो घूसखोर जो अधिकारी होते हैं उन चीज़ों को खरीद लेंगे। मरा कौन, किसान। गवर्नमेंट ने पॉलिसी लगा दी एमएसपी की, लेकिन वहाँ भी मर कौन रहा है, किसान मर रहा है। किसी भी साइड चले जाइए आप, किसान की ही मौत आती है, किसान की ही पिसाई होती है। वो बोलते हैं देसी लैंग्वेज के अंदर कि भाई एक साइड खोद एक साइड कुआं, कांद और खोद के बीच में आ गया, मतलब कि एक साइड दीवार है, उसकी साइड जा नहीं सकते, और दूसरी साइड है डंडा, उधर जाएंगे तो मरेंगे, उधर जाएंगे तो मरेंगे। समझ में आ रही चीजें। तो क्या करना पड़ता है कि भाई उसको फार्मिंग पे ही डिपेंड रहना पड़ता है, जैसे जो चल रहा है सिस्टम उसके अंदर ही अपना फंस के देना पड़ता है। वैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूं किसान की, तो किसान कभी भी ये नहीं चाहता कि उसका बेटा किसान बने। आप देख लीजिए, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, साइंटिस्ट हो, हर कोई चाहता है कि भाई मेरा बेटा साइंटिस्ट बने, मेरा बेटा प्रोफेसर बने, सभी ये चाहते हैं। लेकिन किसान एक ऐसा प्राणी है जो कभी भी ये नहीं चाहता कि भाई मेरा बेटा भी किसान बने, क्योंकि वो खुद जानता है कि भाई किसान की लाइफ में जो कृषि की जो लाइन है इंडिया के अंदर, वो कितनी दयनीय स्थिति में है। अगर यहीं से हम बात करें तो आप नॉर्मली देख सकते हो, 1950 से बात करेंगे, 1950 से देख लीजिए, 1950 से आज 2020 आ गई, यहाँ तक किसान की आमदनी पता कितने गुना हुई, किसान की आमदनी हुई है सिर्फ 20 गुना। अगर आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की आमदनी की बात करोगे, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की आमदनी की बात करोगे तो उनकी हो रखी है 200 गुना। कितने गुना, 1950 से 2020 तक उनकी तो आमदनी बढ़ गई 200 गुना, और किसान की बढ़ी कितनी, सिर्फ 20 गुना। उसमें क्या करें, 20 गुना में उनको खाएं या फिर उनको देखें या फिर उनको सेव करें या बचाएं या अपने आगे के फ्यूचर या बच्चों की पढ़ाई पे लगाएं। किसान किसी भी साइड से चले जाइए, इंडिया के अंदर आज बिल्कुल एकदम दयनीय स्थिति में है। किसान क्या है, एकदम दयनीय स्थिति में है। तो बच्चों आप देख ही रहे हो कि भाई किसान अपनी पूरे टाइम मेहनत करता है, गर्मी सर्दी और किसी भी मौसम हो, कोई भी मौसम क्यों ना हो, हर मौसम के अंदर अपने काम को ध्यान में रखते हुए अपने खेतों में विजिट करता है, रातों में पानी लगाता है। जिस टाइम लोग हीटर लगा के रूम के अंदर रहते हैं, उस टाइम क्या करता है, अपने खेतों में ठंडे पानी के अंदर काम कर रहा होता है किसान। तो किसान की लाइफ बहुत हार्ड होती है। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई जितना हो सके आप किसानों को, फार्मर्स को सपोर्ट कीजिए
गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई हैं, अच्छे तरीके से बनाई हैं, अच्छी चीज़ों के लिए बनाई हैं, लेकिन ये सारे की सारी चीज़ें अभी ग्राउंड लेवल पे फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि भाई गवर्नमेंट ने जो कमीशन बनाया है उसके लिए बड़ी बड़ी फैमिलीज एडवोकेट वगैरह हायर कर सके, लेकिन एक आम किसान हायर नहीं कर सकता। एक आम किसान इतने बड़े बड़े केसेस और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ केसेस नहीं लड़ सकता कि भाई हमारे 1-2 लाख रुपए एक साल के अंदर जो आमदनी होनी थी उसको भी, उसके लिए भी हमें लड़के लेना पड़े। ठीक है, तो बच्चों जितना हो सके किसान की आवाज़ उठाइए और गवर्नमेंट तक उनकी आवाज़ को पहुंचाने की सहायता कीजिए। किसान के पास आईटी सेल नहीं है, किसान के पास आईटी सेल नहीं है जो उनकी ट्विटर या फिर फेसबुक या सोशल मीडिया के थ्रू किसानों की बातों को पहुंचा सके। किसानों के लिए हमें ही हेल्प करनी पड़ेगी, हमें ही उनका आईटी सेल बनना पड़ेगा। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे बच्चे किसानों के बच्चे हों, तो किसानों की सहायता के लिए उनकी आवाज़ को किसानों तक गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए उनकी हेल्प करिए, ताकि किसान बढ़ेगा तभी तो देश बढ़ेगा। इस महामारी के अंदर किसानों की वजह से ही हमारी जीडीपी बची रही, अगर किसान नहीं होता तो जीडीपी भी नहीं बची होती। लेकिन इसी कोरोना ने किसानों को इतना बड़ा दर्द दिया है जो कि वो सहन नहीं कर सकते और आज रोड के ऊपर हैं। आई थिंक बच्चों मैं किसानों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको समझाने में और आप उनको पर्टिकुलरली हर चीज़ से, हर एंगल से उस चीज़ को बताने में सक्षम रहा हूँगा और आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आपकी हमारे आज के किसान के जो हमारा अन्नदाता है उसकी दयनीय स्थिति को समझिए और उनकी हेल्प करने की कोशिश कीजिए कि भाई उनके साथ जितना न्याय हो सके, उनके साथ जितना फेयर गेम हो सके, गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स के अंदर ना पड़ के उनकी जो डिमांड्स हैं उनको पॉलिटिक्स के नज़रिए से ना देख के उनकी हेल्प की जाए और उनकी समस्याओं को काउंट में लिया जाए। तो बच्चों इतनी सी मेरी विनती है, बस इतना ही कहना है। लास्ट में 2 ही शब्द कहूँगा, जय किसान और जय किसान।